अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे पल्मोनोलॉजी मेडिसिन का। ये चैप्टर नंबर 6 है इरफान मसूद का और इसका पीडीएफ है थर्ड एडिशन है, ये पीडीएफ नहीं है। अच्छा जी, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। वैसे बेसिकली ना हमने इस चैप्टर में ना ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ पढ़नी है, ठीक है। जो इस चैप्टर को ये स्टार्ट से कवर करते हैं ना, तो उसमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में उन्होंने थोड़ी सा डिटेल बताई हुई है, ताकि थोड़ी बहुत जो है ना चीज़ों की समझ बूझ आ जाए। तो जब ये टर्म्स जो हैं वो शॉर्ट फॉर्म्स आगे यूज़ करें तो हमें उनका पता हो कि ये क्या है बेसिकली। और फिर उसके बाद जो है वो हम ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ जो है ना वो हम रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ हैं, वो अलग चैप्टर होगा, उसमें पढ़ेंगे। अच्छा, अब जो हमारा लंग है ना, ठीक है, अब इस लंग में ना हमारे पास क्या होगी, लंग के दो पार्ट्स होंगे। एक तो हमारे पास इसका यहाँ पे एल्वियोलाई होगा फॉर एग्जांपल। मैं इसको वैसे इतनी करीब नहीं होगा लेकिन आगे जाके, लेकिन खैर एल्वियोलाई परे हुए हैं, ठीक है, जो लंग का फंक्शनल यूनिट है। और दूसरी कुछ स्पेस पड़ी हुई है जो यहाँ पे ना इनके दरमियान है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। अब जो बीमारियां हैं ना वो दो तरह की हो सकती हैं। या तो वो इस फंक्शनल यूनिट की बीमारी हो सकती है, ठीक है, पेरेन्काइमा, यानी कि जो इसका अपना जो है चीज़ उसकी बीमारी हो सकती है। या जो इंटरस्टिशियम है ना उसमें मसला हो सकता है, ठीक है। दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि जो एक जो काम कर रही है फंक्शनल चीज़ है वो ख़राब हो जाए, दूसरी जो उसके इर्द गिर्द इंटरस्टिशियम परी हुई है वो ख़राब हो जाए। तो दो तरह की डिजीज़ प्रेजेंट कर सकती है ना हमारे पास। इसी तरह से पैथोलॉजी में हम दो डिजीज़ का नाम पढ़ते हैं कि या तो जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ होगी हमारे पास, या जो है ना वो क्या होगी हमारे पास, रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ होगी। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब समझ में आता है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई अंदर। ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि जी जो आपकी इसमें पेरेन्काइमा का मसला होता है। मतलब सॉर्ट ऑफ ये इस तरह से है ना कि जैसे ये है, फिर ये एल्वेलाई हैं, आगे स्मॉल जो भी है ब्रोंक्यूल्स वगैरह मिल मुल के सारे ये क्या बना दिया, ब्रोंकाई बना दिया, ट्रेकिया बना दिया, ठीक है। इसमें जो इशू होता है ना, ये पूरा लंग है, ठीक है। इसमें जो इशू होता है ना वो ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा नहीं पा रही, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, या जो एयर है ना, वो अंदर क्या हो रही है, एंट्रैप हो रही है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव में जितनी भी आप चीज़ें पढ़ेंगे ना, अब इसका हल्का फुल्का सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्ड कर लेते हैं ताकि आगे हमें जो है ना दोनों में मोटा मोटा डिफरेंस समझ आ जाएगा तो आसानी होगी। अब एयर जो है ना वो अंदर एंट्रैप हो रही है। जब एयर जो है वो बाहर जा नहीं पा रही और अंदर ही रह रही है, तो उससे क्या होगा, उससे जो सिम्टम्स आएंगे वो किस तरह के आएंगे कि इस बंदे की जो चेस्ट है वो किस तरह की हो जाएगी। हवा तो अंदर ही रह रही है ना, तो वो इस तरह का बंदा हो जाएगा कि जैसे उसकी चेस्ट जो है ना वो मतलब फूल जाएगी, बैरल शेप चेस्ट जो है ना वो इसमें हो जाएगी, ठीक है। और जो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है ना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हवा बाहर नहीं जा पा रही, जिसका मतलब क्या है कि आप इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि एक्सपिरेशन जो है ना वो प्रॉपरली मतलब नहीं हो पा रही। इसमें ये इशू आ रहा है। जबकि जो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है ना उसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है ना वो इंटरस्टिशियम का मसला होता है, ठीक है। इसके अंदर वो डिजीज़ आती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर वो जो सिलिकोसिस पड़ा हुआ है, इसमें बेशुमार डिजीज़ आ जाती है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, जैसे कोई ऑक्यूपेशनल मतलब कोई बंदा ऐसा काम करता है, वो इस तरह की चीज़ इनहेल कर रहा है, उसने लंग के अंदर जाके जो है डिपॉजिट्स कर दिए, ये सारी चीज़ें जो है ना वो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है। अब देखो ये एल्वियोलाई है, ये एक एल्वियोलाई है, दरमियान में यहाँ पे इंटरस्टिशियम है। अगर ये ख़राब है ना तो अब क्या होगा, मतलब कि जो एक चीज़ थी ना जिसने एक्सपैंड होना था ना वो नहीं हो पा रही, वो अपने तरीके से ना प्रॉपरली वो नहीं खुल नहीं पा रही, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये आपका लंग है ना, अब ये क्या होगा कि इसकी वजह से ये मतलब जो इंस्पिरेशन है ना उसका ज़्यादा जो है ना इसमें मसला होता है। अब इसमें जो आप सिम्टम्स पढ़ेंगे ना तो आप उसको भी जो है ना थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं यहीं से ना। मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होगा कि इसमें जो बंदा है ना उसकी चेस्ट जो है वो बैरल शेप होगी, जबकि रिस्ट्रिक्टिव में ऐसा नहीं होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव में डिजीज़ कौन कौन सी आती हैं, एक तो नाम से जाहिर है ना वो जो COPD है वो आ जाती है, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है। दूसरी वो जो ब्रोंकाइटिस ब्रोंकिएक्टेसिस हैं, ये दोनों भी आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है, ये भी आ जाती हैं। और अब जो है ना वो एज़मा मतलब अब जो नई गाइडलाइंस है ना उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो एज़मा भी इसमें आता है, ठीक है, इस कैटेगरी में आ जाता है। अभी वैसे इसको सेपरेट ही रहने दें क्योंकि अभी बुक के अंदर इसको इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मतलब ये आता है इसमें। अच्छा, तो अब ये तो हो गया हमारे पास हल्का हल्का इसका ये डिफरेंस ना। अब ऑब्स्ट्रक्टिव में होता क्या है
अच्छा, पहले तो हमें ये थोड़ी सी जो टर्म्स है ना टीएलसी, रेसिडुअल वॉल्यूम वगैरह, ये क्या है, इनकी हल्का सा जो है वो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा देखें, ये ओवरव्यू ज़रूरी है, बिकॉज ये ओवरव्यू होगा, जिनको इन चीज़ों का पता है वो चाहे वीडियो थोड़ी सी आगे कर लें ताकि वो यहाँ पे आ जाएं जब ये टेबल स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब देखें आपके पास लंग की ना एक टोटल कैपेसिटी है, ठीक है। जैसे ये पूरा लंग है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इस लंग की जो टोटल कैपेसिटी है ना, इसे मैं बोलूँगी टोटल लंग कैपेसिटी, यानी पूरे लंग की कैपेसिटी इतनी है, ठीक है। ये है टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। और एक चीज़ होती है जो टोटल लंग कैपेसिटी के बाद ना हम हवा बाहर कितनी निकालते हैं, ठीक है। अब जो हवा है ना वो हम सारी की सारी बाहर नहीं निकाल सकते, कुछ एयर जो है ना वो अंदर रहती है, ये अंदर रहना ज़रूरी है, वरना लंग्स जो हैं वो तो अगर आप बिल्कुल, जैसे मिसाल के तौर पे बिल्कुल हवा बाहर निकाल दोगे, ये एल्वेलाई है ना, तो पिचक जाएगा आपस में, तो ये खुलेगा कैसे, ठीक है। वैसे तो अंदर सारा मैकेनिज्म वगैरह होता है, लेकिन थोड़ी बहुत रेसिडुअल एयर जो है ना वो आप मैक्सिमम एक्सपिरेशन के बावजूद में आप बहुत ज़ोर से सांस निकालो करके भी, मतलब कि सॉर्ट ऑफ पूरा सांस आप बाहर निकाल लो, इवन देन आप जो है ना वो टोटल एयर एक्सपायर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि टोटल लंग कैपेसिटी जो है ना, ये तो होती है ना कि लंग की इतनी कैपेसिटी है, इसके अंदर से ना रेसिडुअल वॉल्यूम जो है ना, रेसिडुअल वॉल्यूम यानी कि वो एयर होती है जो मैक्सिमम एक्सपिरेशन करने के बाद भी थोड़ी बहुत एयर जो है ना वो आपके लंग के अंदर रह जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अब हमारे पास जो है मतलब कि मैक्सिमम एक्सपायर करने के बाद भी ये आप नहीं ख़त्म कर सकते। अब हमारे पास जो है ना वो क्या नाम है, जब हम टोटल लंग कैपेसिटी है, एक चीज़ होती है वाइटल कैपेसिटी, तो अब ये आपकी टोटल कैपेसिटी थी पूरी, और मिसाल के तौर पर ये इतनी सी है जो आपने क्या की, बाहर जो है ना वो आपने फोर्स करके निकालने की कोशिश की लेकिन नहीं निकली, ये रेसिडुअल वॉल्यूम है। और जो हवा आप निकाल देते हो ना उसे बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। ये वो एयर है जो एक्सचेंज भी हो रही है, ठीक है, मतलब कि अंदर आ रही है बाहर जा रही है, अंदर आ रही है बाहर जा रही है, इसको कोई मसला नहीं है, ये वाइटल कैपेसिटी होती है। रेसिडुअल वॉल्यूम वो होता है एयर का कि जो लंग के अंदर ही भरा हुआ है, वो एक्सचेंज, मतलब कि उसको आप मैक्सिमम एक्सपायर भी करने की कोशिश करो तो वो नहीं निकलता। जब इन दोनों को मिलाते हैं ना, यानी कि हम कहते हैं कि जो वाइटल कैपेसिटी है ना, जब मैं इसके अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम ऐड करूँगी, यानी कि इतना, ये दो पार्ट हो गए ना, ऊपर वाला वाइटल कैपेसिटी है, इसके अंदर जब मैं नीचे वाला रेसिडुअल वॉल्यूम ऐड करूँगी तो टोटल क्या बन जाएगी, टोटल लंग की कैपेसिटी बन जाएगी। तो भाई ये वाला फार्मूला TLC सिंपल था। और उसके बाद एक और चीज़ होती है जो हम यहाँ पे ना मतलब स्पायरोमीटर में यूज़ करते हैं, वो है फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है, और FVC रेशो, ये भी थोड़ी सी ना, ये बल्कि थोड़ी सी नहीं थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका ना एक डिटेल्ड लेक्चर पड़ा हुआ है जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ का डिफरेंस बड़ी डिटेल में, और ये जो सारी है ना वैल्यूज़ ये बड़ी डिटेल में है, वो इस वीडियो प्लेलिस्ट में ना स्टार्ट में मैं डाल दूँगी, तो जिसमें बहुत डिटेल से समझना है इसको, इस शॉर्ट फॉर्म में समझ नहीं आ रही, वो वाला लेक्चर ले ले, अदरवाइज़ यहाँ पे भी कवर हो ही रहा है। अच्छा, FeV1 और FVC रेशो क्या है कि जी फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। अब ना ये तो चीज़ें हो गई कि हमने लंग की कैपेसिटी पढ़ ली कि जी हम जो एयर एक्सचेंज करें जो आ रही है आसानी से हम एक्सपायर करें, मतलब वो वाइटल कैपेसिटी जो अंदर बच गई, वो रेसिडुअल वॉल्यूम, दोनों को मिला दिया तो पूरे लंग की कैपेसिटी निकल आई। अब हमने देखा कि FeV1 ये क्या बला है, ये है कि फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1, यानी कि 1 सेकंड के अंदर एक्सपायर कर रहे हैं जो आप वॉल्यूम, ठीक है, फोर्स करके, यानी 1 सेकंड में आप मैक्सिमम कितनी एयर एक्सपायर कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली होता ही है कि आपके पास जो है ना फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सेल्ड विद मैक्सिमल फोर्स एक्सप्रेशन, यानी कि मैक्सिमम एफर्ट करके जो हवा आप बाहर निकाल सकते हो वो वाइटल कैपेसिटी थी ना। अब फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी जो है ना इसमें जो है ना ये FVC है, इसमें से देखें, मतलब मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है ना वो उसने, आओ इतनी गंदी, ऐसे ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इस बंदे ने ना हवा बाहर निकाली, ठीक है, अब मतलब कि एक्सपायर कर रहा है, ठीक है। अब ये है इसकी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, यानी कि ये फोर्स लगा के ना मैक्सिमम एयर जितनी बाहर निकाल सकता है निकाल रहा है। अब ना इसके अंदर जो है ना हम एक चीज़ देखते हैं कि पहले सेकंड के अंदर उसने कितनी हवा बाहर निकाली, ठीक है, ये होती है FeV1, ठीक है। हम ना यहाँ पर जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं ना FVC FeV1, उसमें हम यही देख रहे होते हैं कि जो हमारे पास फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1 है ना,
यानी फर्स्ट सेकंड में उसने कितनी हवा बाहर निकाली डिवाइडेड बाय फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, ये मैक्सिमम होती है। ठीक है, पहले सेकंड के अंदर ना मैक्सिमम हम 80% एयर निकाल देते हैं, बाकी जो है ना वो आराम आराम से मतलब निकलती है। जब आप तेज़ी से सांस बाहर निकालोगे ना तो 1 सेकंड में आप मैक्स एयर निकाल दोगे, बाकी की जो 20% है वो आप आराम आराम से निकाल रहे होते हो। आसान अल्फाज में इस तरह से बताया जा सकता है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये रेशो ये मैटर करती है, मतलब कि ये कितनी है, ये चेंज हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ये वो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब ये हमने आगे पढ़नी है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में, तो इसलिए इसका भी यहाँ बताना ज़रूरी था। और फिर हमारे पास डिफ्यूज़ कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। अच्छा, ये ना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे अब हमारा जो लंग था, ठीक है, ये लंग था हमारे एंड पे जाके, ये रिस्पिरेटरी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो भी है एंड पे जाके जो हमारे एल्वेलाई बन गए थे ना, तो यहाँ पे आपको पता है एल्वेलाई के साथ गैस एक्सचेंज होना, और यहाँ से क्या गुजर रहा है, ब्लड गुजर रहा है जी, कैपिलरीज हैं। अब होना ही होता है कि जो ऑक्सीजन जो है वो अंदर लाई जा रही है ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर फेंकी जा रही है ना, तो ये एक्सचेंज मतलब नॉर्मली हो रहा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, डिफियन कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोक्साइड जो है ना, ये हमें ये बताती है कि जो ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है ना, कि वो एल्वियोलर स्पेस से ब्लड के अंदर जाए, ठीक है, वो कितनी है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है कि वो ब्लड के अंदर जा रही है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि ये कम हो जाती है। अब जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में मैंने यहाँ पे एम्फाइसीमा का नाम नहीं लिया, एम्फाइसीमा भी ऑब्स्ट्रक्टिव होती है। एम्फाइसीमा जो है ना, इसके अंदर क्या होता है कि सारे के सारे एल्वेलाई होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। ठीक है, मतलब इस डिज़ीज़ को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसका ये है कि जी एम्फाइसीमा है ना, तो सारे जो उसके एल्वेलाई है ना वो ब्रेक हो रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी ना मतलब ऑक्सीजन कम जो है वो जा रही होती है ब्लड के अंदर, तो इसके अंदर भी डिफियन कैपेसिटी जो है ना वो कम हुई होती है। ठीक है, इसके अंदर भी कम होती है। इसी तरह से ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है। डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ में भी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होती है ना, जब उसके अंदर भी आप देखें कि ऑक्सीजन कम ही जा रही होती है। जब इंटरस्टिशियम का मसला है ना इतना सारा चल रहा है, ये इसके अंदर वैसे काफ़ी सारी और डिजीज़ आ जाती हैं, मतलब कि ये एक वास्ट ग्रुप है। तो अब जब ये यहाँ पे इतनी सारी इंटरस्टिशियम ख़राब है ना, तो अब यहाँ पर भी जो है ना वो ऑक्सीजन की प्रॉपर जो है ना वो डिफियन वगैरह वो नहीं हो पाएगी, तो दोनों में ही ऑलमोस्ट कम हो रही होती है। अब हम देख लेते हैं इनका डिफरेंस। ठीक है, अब मतलब हमें थोड़ी बहुत चीज़ें ये समझ आनी चाहिए। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है ना, तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में क्या हो रहा था, हवा अंदर ट्रैप हो रही है, एयर ट्रैप हो रही है। ऑब्स्ट्रक्टिव में हवा बाहर जा नहीं पा रही थी, क्यों नहीं जा पा रही थी, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन थी। ठीक है, तो अब ये आप ट्रेकिया है, ठीक है, हवा बाहर नहीं जा पा रही। इस डिज़ीज़ को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तब वहाँ की तब देखी जाएगी। फिल वक्त डिफरेंसेस के लिए इतना देख लें कि एयर अंदर इंट्रैप हो रही है। जब एयर अंदर ही अंदर इंट्रैप हो रही है तो चेस्ट क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, बैलेंस शेप हो जाएगी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव में बढ़ना चाहिए ना कैपेसिटी को। और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है, उसमें क्या होनी चाहिए, उसमें क्या मसला था, देखिए मेजर पैथोलॉजी क्या थी कि उसके अंदर इंटरस्टिशियम का मसला आ रहा था। ठीक है, इंटरस्टिशियम का मसला आ रहा था, तो उसके अंदर हवा अंदर आ नहीं पा रही थी। ठीक है, मतलब सही तरह से जो है ना वो काम नहीं हो पा रहा था कि सारे इंटरस्टिशियम ख़राब है, जिसकी वजह से फंक्शनल जो उसका स्टेट है ना सिस्टम, वो भी काम नहीं कर पा रहा था ना। तो अब उसकी वजह से क्या होगा कि उसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा कि जो लंग कैपेसिटी है ना उसको क्या होना चाहिए, कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें हवा अंदर नहीं आ रही, तो टोटल लंग कैपेसिटी कम होनी चाहिए। इसके अंदर हवा बाहर नहीं जा रही, अंदर एंट्रैप हो रही है ऑब्स्ट्रक्टिव में, इसलिए लंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम ऑब्स्ट्रक्टिव में देखें तो ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव में हवा अंदर ही अंदर रह रही है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब कि पहले जितना रेसिडुअल वॉल्यूम होता है ना, यानी कि उससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब हम देखते हैं FeV1 ओवर FVC रेशो। तो ये आप खुद बताएं क्या होगी। अब फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1 ओवर फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, इसको जब हम देखते हैं ना, इसमें क्या होगा, ठीक है, कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास अब फर्स्ट सेकंड के अंदर हम 80% एयर जो है ना एक नॉर्मल बंदा निकाल देता है, लेकिन जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ का बंदा है ना, उसके अंदर वो एयर एक्सपायर नहीं कर पा रहा होता प्रॉपर्ली, एयर अंदर ही ट्रैप हो रही होती है, टोटल लंग कैपेसिटी भर रही होती है, रेसिडुअल वॉल्यूम भर रहा होता है, जिसका मतलब क्या है कि वो एयर जब बाहर निकाल नहीं पा रहा, तो FeV1 उसका क्या हो गया, FeV1 उसमें क्या होगा, कम होगा।
ठीक है। तो फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम जो है ना वो इसमें क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। जब FeV1 कम होगा तो जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो कम हो रहा है, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्ट ये जो हमारे पास रेशो है ना इनकी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। न्यूमरेटर कम हो रहा है और डिनोमिनेटर वाइटल कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा हो रही है। दोनों चीज़ें मतलब फेवर कर रही हैं कि ऑब्स्ट्रक्ट जो है ना हमारे पास FeV1 और FeC रेशो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास होता है पीक एक्सपिरेटरी फ्लो।